नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कानूनी सलाह। अक्सर हम देखते हैं कि समय समय पर हमारे सामने बहुत तरह के भ्रष्टाचार के और फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हम उससे किस तरह से निपटें। तो इस पर विस्तार से आज हमारी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है नीलम जावेरी, जो कि एंटी नमस्कार। करप्शन एक्टिविस्ट हैं और इस बारे में जो है तमाम जानकारी हमें देंगे। तो सबसे पहले सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत तरह के फ्रॉड या बहुत तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तो अगर हम आज की बात करें तो अभी करंट किस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं? छोटे छोटे स्तर से लेकर अब बड़े स्तर का पर काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और अधिकतर उसमें सरकारी क्षेत्रों में भी हैं और निजी क्षेत्रों में भी हैं जी। तो आप 1-2-5 रुपये से लेकर भी देखना चाहे आप तो उसमें भी भ्रष्टाचार है, 100-200 में भी है और हजारों लाखों में भी भ्रष्टाचार है। तो एक सामान्य तरीके से हम देखते हैं कि अगर आप एक स्टेशन पर भी बैठे हैं जी। और वहाँ पानी की पीने की बोतल खरीद रहे हैं तो वहाँ 15 रुपये की रेट फिक्स है गवर्नमेंट की ओर से, रेलवे की ओर से। जी बिल्कुल। वहाँ कई लोग 20 रुपये ले रहे हैं आपसे, तो वहाँ पर भी 5 रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। जी। लेकिन सामान्य आम जनता जो है वो चुकाई जा रही है, कोई ध्यान ही नहीं देता, ध्यान नहीं दे रहा है उसके लिए, और कोई ना ही तो कोई परवाह करता है, ना ही किसी को कुछ कहना चाहता है। जी। तो ऐसे समय पर देश के जागरूक नागरिकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका एक कर्तव्य बनता है कि इसके सामने लड़ाई लड़े। आप संबंधित अधिकारी से मिले और उसकी शिकायत दर्ज कराए, ताकि वो आप जिस भ्रष्टाचार का भोग बने हैं, गैर रीति का भोग बने हैं, वो आपके पीछे आने वाले व्यक्ति को न बनना पड़े। जी। तो यहाँ पर जैसा सर आपने बात कही कि कर्तव्य जो बनता है, तो इसके बारे में विस्तार से बताएं कि जो एक जागरूक नागरिक है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि जैसे अभी आपने बात की कि कोई ध्यान ही नहीं देता कि 15 की 20 रुपये में मिल रही है तो कोई बात नहीं, ले लो, आज ही तो लेनी है, या इस तरह से। हाँ जी, तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि आज वो खरीद के चला जाएगा, वो उसको प्रोत्साहन दे रहा है। जी। अगले व्यक्ति को वो प्रोत्साहन दे रहा है ये भ्रष्टाचार, ये गैर रीति का आचरण बार बार करने के लिए। वो 15 के 20 चुका के चला जाएगा तो उसको एक प्रोत्साहित हो जाएगा, ये तो लोग चुकाए जा रहे हैं, हमें लेने में कोई फिक्र नहीं है, और ना ही कोई उच्च अधिकारियों को कोई लिखकर देता है। जी। तो सबसे पहले तो वो व्यक्तिगत रूप से ही उस दुकानदार से ही कहे या स्टॉल कीपर है उसको ही कहे कि भी उसका नियत की गई है राशि जो है वो केवल 15 रुपये है, तो आप उससे अधिक मूल्य नहीं ले सकते हमसे। और यदि कोई फिर भी नहीं मान रहा है तो संबंधित अधिकारी से आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं। पहले तो आप ओरली ही बात करें, उसको मौखिक रूप से ही बात करें कि भी ये वहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर या जो भी नंबर है वहाँ पर ये ट्रॉली नंबर ये है, वहाँ पर 15 रुपये की बोतल के 20 रुपये नाजायज तरीके से लिए जाते हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए फिर आप वहाँ तो मौखिक बात करें, और वहाँ से भी अगर नहीं निपटारा होता है तो आप उसको एक लिखित रूप में शिकायत दर्ज करें। जी। अभी यहाँ पर देखिए सर, आपने बात करी लिखित रूप में शिकायत देने की, तो अक्सर ये समझ ही नहीं आता कि बंदे सोचते हैं कि 5 रुपये की तो बात है, क्या इसका फॉर्मेट होगा, कहाँ जाएं। तो इस बारे में बताएं कि या तो ये हम कहें कि कुछ नेगेटिविटी है या आलस की बात कहें, तो किस तरीके से इस चीज़ से निपटा जाए? बिल्कुल नेगेटिविटी ही है। भारत के जनता के अंदर दिमाग में एक चीज़ फिट बैठ गई है कि शिकायत क्यों करें, हम हमारा समय क्यों बर्बाद करें, या कुछ होना तो है नहीं, और कुछ होना तो है नहीं। ये बिल्कुल ही गलत सोच है इन लोगों की, नकारात्मक सोच है उन लोगों की। वास्तव में बहुत कुछ होता है। जिन लोगों ने कभी जीवन में शिकायत नहीं की है वही लोग ऐसे दावे करते हैं और ऐसी फ्रॉड बातें करते रहते हैं। बाकी जिसने शिकायत की है और सही ढंग से शिकायत की है उसको एक जेन्युइन रिड्रेसल के साथ एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई भी मिलता है और उसको एक उचित परिणाम भी हासिल होता है। आप और इसका तरीका भी बहुत सरल है, कोई ऐसा ना समझे कि इतना कोई कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो वहाँ आपको कोई ऐसी गैर रीति का आचरण दिखाई देता है तो सीधे आप सुपरिटेंडेंट को मिले। जी। सुपरिटेंडेंट के पास कंप्लेंट बुक होती है, वहाँ जाके कंप्लेंट बुक मांगे और उसमें आप शिकायत दर्ज करा दें। जी। उसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, शिकायत दर्ज कराए, उसमें कार्बन पेपर्स लगे हुए होते हैं और उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी। तो इसका सर प्रॉपर कुछ फॉर्मेट रहता है कुछ? हाँ बिल्कुल फॉर्मेट रहता है उसका। जी। मैं आपको एक स्पेसिफिक जस्ट दिखाता हूँ मैं। तो अगर रेलवे की हम बात कर रहे हैं तो रेलवे के अंदर एक ये फॉर्मेट है इसकी। जी। तो अगर कोई भी शिकायत आपने दर्ज करनी है तो सिंपली आप अपना उसमें नाम होता है, अपना एड्रेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपनी ईमेल आईडी दर्ज करा दें ताकि वो लोग उसका जो रिड्रेसल होता है उसका रिप्लाई आपको दे सके।
तो ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखे उसमें, बस इतना होता है, तारीख और टाइम होता है। और जो कुछ भी आपने शिकायत दर्ज करनी है तो वो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स में आप उसको शॉर्टली उसमें लिख देना है, बिल्कुल प्रिसाइसली लिखना है, बहुत कम शब्दों के अंदर। उसमें और ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको इतना है कि आपने जो चीज़ लिखी है वो साफ उसको दिखनी चाहिए, बस इतना ही होता है। और नीचे आपकी साइन कर दो और वहाँ से रिसीविंग लो। ये ट्रिप्लिकेट कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी उनके रिकॉर्ड में रहती है जी। ओरिजिनल तो बिल्कुल उनके पास रहेगी, डुप्लीकेट कॉपी होती है वो ऊपरी अधिकारी यानी कि डीआरएम ऑफिस में पहुंचती है जी। और ट्रिप्लिकेट कॉपी होती है वो आपके प्रूफ के लिए आपके पास रहती है। तो ये इसका बस सिंपल वो है। हाँ, ये शिकायत दर्ज करने के बाद वे लोग एक बार आपको फ़ोन करके पूछते भी हैं कि भी कोई और भी, यदि आपका कोई शब्द लिखा हुआ उसको उनको समझ में ना आता हो या कोई और उनको कोई वो हो रही है समस्या दिखने में या समझने में, तो एक बार आपको वो पूछते हैं फ़ोन करके। और साथ में ये भी पूछते हैं कि आपको कोई और भी समस्या का तो सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग उतना हमें, ये सरकारी अधिकारी हमें सहयोग देते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं हमें जी। और इसके बाद वहाँ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है उसका प्रॉपर रिड्रेसल के साथ आपको विद इन वीक का नियम है वो आपको रिप्लाई मिल जाता है जी। सर कई बार कि आपने कहा कि आप फ़ोन कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं, तो अक्सर लोग इसमें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हिचकिचाते हैं कि शायद बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। या कई बार ऐसा होता है कि किसी सरकारी विभाग के खिलाफ अगर शिकायत है तो कहीं वो किसी समस्या में ना आ जाए या कुछ आगे उसके परिवार के सदस्य समस्या में ना आ जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये लोगों की सोच है ऐसी, लेकिन ये सोच बिल्कुल नकारात्मक और वाहियात है। इसमें कोई ठोस सत्य नहीं भरा हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आज तक कई सैकड़ों कंप्लेंट कर चुका हूँ और उसके मुझे संतोषजनक रिप्लाई भी मिले हैं, उत्तर भी मिले हैं। कभी किसी ने मुझे वहाँ प्रेजेंट होने के लिए नहीं बुलाया, ना ही कोई गवाह के लिए मुझे बुलाया है जी। नियम के अनुसार जो हमने शिकायत लिखी है वो उसको सत्यता के आधार पर होनी चाहिए। हमें झूठ कोई बात लिखनी नहीं है और नाजायज कोई चीज़ लिखनी नहीं है। जो चीज़ हुई है उसी के हिसाब से हमें बिल्कुल सत्यता के आधार पर शिकायत दर्ज करानी है। और बस केवल एक बार हमें फ़ोन करके पूछते हैं, इसके आगे कोई कार्य हमसे वो कभी ना तो बुलाते हैं और ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रोसेस है जी। कुछ शिकायतें क्या इस तरह की भी रहती हैं कि जिसमें किसी वकील की सहायता की ज़रूरत पड़े? जहाँ जो कोई लंबी चौड़ी कोई मामला अगर हो गया बड़े, किस तरह के मामले वो रहते हैं जिसमें किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है? अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको बिल्कुल, मान लो कई बार कोई किसी के साथ मारपीट हो चुकी है, मारपीट हो गई या कोई बड़ा करप्शन हो गया है और जहाँ विटनेस की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर लंबी प्रोसेस होती है जहाँ पर, तो उसमें वकील की ज़रूरत पड़ जाती है जी। तो सर कोई इसकी फ़ीस रहती है इस तरह की किसी भी अगर सरकारी वकील से आप लेकर करते हैं तो उसकी फीस कोई होती नहीं है जी। और प्राइवेट वकील है तो फिर उसकी जो नियत की गई फीस है वो आपको चुकानी पड़ती है। जैसे अभी हम रेलवे विभाग की बात कर रहे थे कि वहाँ पर किसी तरह की शिकायत जो करते हैं, जो अभी आपने फॉर्मेट भी बताया, तो क्या इसकी कोई फीस रहती है? नहीं, शिकायत करने की कोई फीस नहीं होती है। शिकायत कहीं भी आप कर सकते हैं, तो शिकायत करने की सरकारी क्षेत्र में कोई भी जगह पर कोई फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आपने आरटीआई लगानी है शिकायत के बाद तो उसकी वो फीस है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जी। बाकी शिकायत के लिए कोई फीस नहीं होती है जी। अगर आप एक सिंपल पेपर, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वहाँ छपी छपाई शिकायत पुस्तिका नहीं होती है, कंप्लेंट बुक नहीं होती है, तो वहाँ पर आप एक सादे पेपर पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और वहाँ अगर जब शिकायत दर्ज कराते हैं आप, तो यदि आपने टाइप करके की है या तो लिखित रूप में भी दे सकते हैं। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइप करके ही देना है, लेकिन टाइप करके लिखते हैं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपने जो शिकायत दी है उसका फॉर्मेट के हिसाब से भी आपने यहाँ रिसीविंग ज़रूर लेनी है जी। इनकी ये कॉपी इनके ऑफिस में जमा हो चुकी है। इसमें यानी प्रॉपर एक फॉर्मेट है कि किसके नाम की शिकायत होगी, किसको भेजनी है, तो इसमें सारा फॉर्मेट दिया गया है। जिसको आपने एड्रेस करनी है तो उस अधिकारी का नाम सबसे पहले तो अपना आ जाएगा, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर जो कुछ भी है वो, और इसके बाद आप जिस अधिकारी को एड्रेस करके शिकायत दे रहे हैं तो उस अधिकारी का नाम आ जाएगा और सब्जेक्ट करके लिख दो सिंपली कि हम इस संबंध में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और इसके बाद जो नेचर ऑफ कंप्लेंट है वो आपने बिल्कुल थोड़ा उसमें डिस्क्रिप्शन दे देनी है, सारे डिस्क्राइब कर देना है और इसके बाद जो कुछ भी है अपने साइन कर देनी है। और इसकी एक कार्बन कॉपी, एक फोटोस्टेट कॉपी जो है उनके पास रही है। और मैंने ये शिकायत देने के बाद आ नहीं गया हूँ, लेकिन इसकी मैंने रिसीविंग ली है। वहाँ जिस अधिकारी ने रिसीव की है वो सुपरिटेंडेंट गेजेटेड ऑफिसर, उसकी स्टैंप है, उसकी साइन है। इसके बाद वहाँ का डिस्पैच जो क्लर्क है उसने इसको तारीख और नंबर, सीरियल नंबर दोनों डाल के उसके मोहर लगाई हुई है।
तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसका मतलब ये होता है कि ये शिकायत उनके दफ्तर में, उनके रजिस्टर में दर्ज हो चुकी है जी। ये मेरे जाने के बाद वो फाड़ के फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन ये शिकायत को उन्होंने ऊपरी स्तर पर पहुंचानी होगी और उसका एक उचित निवारण के साथ मुझे उत्तर भी देना होगा। जी सर, यहाँ पर आपने अभी एक बात कही कि जिस तरह इस फॉर्मेट में, अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर ये गई है तो उसे फाड़ नहीं सकते। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर एप्लीकेशन नहीं होती तो फिर क्या रहेगा? हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भ्रष्ट कर्मचारी या भ्रष्ट अधिकारी जी तो वो उसको कुछ गैर रीति का आचरण कर सकते हैं, कोई मेल प्रैक्टिस के जरिए उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, संभावना पूरी बनी रहती है उसके अंदर। तो इसलिए सबसे सही और वैज्ञानिक तरीका यही है कि आप उसकी रिसीविंग अवश्य लें, और जरूरी नहीं है कि आप उसको टाइप करके ही भेजनी है, आप उसको रिटर्न में भी हाथ से भी लिख कर दे सकते हैं कोई भी कंप्लेंट को। तो आप हाथ से भी लिख कर दे रहे हैं तो उसकी भी रिसीविंग जरूर लेनी है जी। रिसीविंग लेते हैं, रिसीविंग लेनी और स्टैंप लगनी और उस पर तारीख का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने रिसीव की है उसकी साइन होती है और तारीख होता है, स्टैंप, और जिस रजिस्टर्ड में इन्होंने जिस नंबर से हमारी शिकायत दर्ज की है उसका नंबर भी उसमें, सीरियल नंबर भी उसमें दर्ज हो जाता है। तो इसकी एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी उनके पास रही है और ये कार्बन का जो फोटो कॉपी है वो मुझे मिली है जी। तो इस तरीके से ये साइंटिफिक प्रोसेस है जी। सर, कई बार अगर कोई व्यक्ति जो नागरिक है वो बेशक जागरूक है लेकिन उसकी शिकायत के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, कई बार होता है। अगर मान लो आपने एक एसडीएम को शिकायत दी है जी। और एसडीएम ऑफिस में अगर उचित कार्यवाही नहीं होती है तो आपने, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कई बार वो सीधे पीएम ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है जी। क्योंकि एक आपका अगर मान लो रेशन कार्ड नहीं निकल रहा है तो उसके लिए पीएम नहीं बैठे हैं जी, ठीक है। तो एक प्रॉपर और ग्रेजुअली जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है वो सही तरीका ये है कि आप अगर मान लो कि आपने एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट लॉन्च की है जी, वहीं से आपको उचित निवारण के साथ आपका काम नहीं होता है तो आपको इसके ऊपरी अधिकारी को देखना है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर को आप मिलेंगे या तो उनको लिख कर देंगे और साथ में वो कंप्लेंट की कॉपी भी वहां अटैच करेंगे जी कि हमने इस तारीख को एसडीएम ऑफिस में ये कंप्लेंट दी थी, उसकी जो कॉपी है वो भी हम आपको इसके साथ संलग्न कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो और वहां से भी आपने रिसीविंग लेनी है कि हमने इस तरह से हमने आपको इस मामले में संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हम आपको ये निवेदन दे रहे हैं जी। हाँ, यदि मान लो डीसी ऑफिस से काम नहीं होता है तो फिर आप डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में लिख सकते हैं जी, और वहां से भी अगर काम नहीं होता है तो फिर आगे आप सीएम ऑफिस पे जा सकते हैं। तो सर फिर ये तो वही बात नहीं होगी जो अभी हम कर रहे थे कि बार बार चक्कर काटने वाला काम, इतना वक्त बंदा कहता है हमारे पास कहाँ है। हाँ, लेकिन आप ये सोचें, वैसे तो इतना लंबा वो नहीं होता है क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जब चल रहे होते हैं तो डीसी ऑफिस वाले भी सोचेंगे कि एसडीएम से भी इसने रिसीविंग ली है और वहां से अगर कार्यवाही नहीं हुई है तब वो मेरे पास आया है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ये चल रहा है बंदा, तो वो लोग भी थोड़े डरेंगे और हो सकता है वो लोग भी कार्यवाही करें, नहीं होती है तब हमें आगे बढ़ना है। तो सर इसका क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस रहता है कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो वहाँ पर ऑनलाइन वो सब कुछ देख सके या कंप्लेंट कर सके, उसमें प्रोसेस है या नहीं है? हाँ जी, ऑनलाइन भी प्रोसेस रहती है। जैसे हरियाणा में एक सीएम विंडो चल रही है, वैसे भी पंजाब में भी एक ऑनलाइन सर्विस चल रही है, तो ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और उसकी तो रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन आ ही जाता है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ रहता है उसका जी, तो इस हिसाब से होता है। और जब सीएम ऑफिस तो आप तब पहुंचे जब लास्ट में आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं बचता है, तो लास्ट में आपके पास वो है कि आप सीएम ऑफिस में जाकर या तो ऑनलाइन या तो कैसे भी करके आप बाय पोस्ट आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं जी। सर आरटीआई की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर दी जा सकती है? हाँ जी, आरटीआई के लिए आरटीआई जो मुख्यतः जो आप जब कहाँ से भी आपको निवारण नहीं मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सीएम ऑफिस से भी निवारण ना मिलता हो जी, तो उस समय आपने आरटीआई जब लगानी है तो आरटीआई सीएम ऑफिस भी लगा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी लगा सकते हैं, एसडीएम ऑफिस से भी लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि आपने जिस विभाग में कंप्लेन लॉन्च की है और वहाँ से जहाँ से आपको उस शिकायत का निवारण नहीं मिला है, एक उत्तर नहीं मिल रहा है और आपका काम नहीं बन रहा है, तो वहीं पर लगाना सबसे ज़्यादा उचित है जी। तो वहीं पर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर एड्रेस करके उनको संबोधित करके आप वो आरटीआई
लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सर कोई इसकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हो या कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी है और ऑनलाइन पर सारी चीज़ें मिलती है नेट पर आपको, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है इसके लिए जी। और एक आपको ऑफलाइन भी अगर RTI अप्लाई देनी है तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है उसका जी। तो एक उसका फॉर्म है RTI का, तो इसके अंदर आप सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं जी। ये ऑफलाइन प्रोसेस है उसकी सारी, और मैनुअल फॉर्म आप भर के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर आप इसको दे सकते हैं। सबसे पहले उसके अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं कि जहाँ पर भी आपने जिस तारीख और समय साल के दायरे में आपने शिकायत दर्ज की थी जी है, तो उसका वो भी लिखना है कि इस तारीख को और इस साल के अंदर मैंने ये शिकायत दर्ज की है, और जिसके नाम पर हुआ था उसका फाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है उस शिकायत का, वो भी आपने दर्ज कर देना है, और जिस डिपार्टमेंट से आप उसका प्रत्युत्तर लेना चाहते हैं कार्यवाही का, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे आप, और इसके बाद आप उसकी फीस वगैरह जो होती है, एप्लीकेंट्स के नाम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, वो सब आप उसमें दर्ज कर सकते हैं जी। इसके बाद आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। RTI का फॉर्म भी कई बार उसमें मेल प्रैक्टिस होने का खतरा रहता है जी। तो आप उसको दे रहे हैं जब, तो वहाँ से आपके एक एक्नॉलेजमेंट है, तो ये जो है पेपर आपको कटिंग होकर यहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ आपने RTI आपकी एप्लीकेशन जिस नंबर से दर्ज हुई है उस ऑफिस के रजिस्टर में उसका नंबर डलेगा, तारीख डलेगी, और इसके बाद आपने जो फीस दी है 10 रुपया 20 रुपया जो कुछ भी फीस है उसकी, उसका फीस का जो चेक से दी है या पोस्टल ऑर्डर से दी है या कैश देकर भी आप उसका चालान ले सकते हैं जी। तो वो उसका नंबर मिल जाएगा आपको, रिसिप्ट का नंबर उसमें लग जाएगा, और इसके बाद जिसने भी रिसीविंग की है उसका स्टैंप मोहर के साथ उसका वो पड़ जाएगा, और आपको एक्नॉलेजमेंट की है आपके पास रहेगी ये कॉपी जी। तो ये उसकी प्रोसेस है। और RTI का नियम है को 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो लोग उत्तर देना ही पड़ता है जी। और वो लोग दे देते हैं जी। तो जैसा कि आपने फॉर्मेट दिखाया है तो ये फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि कंफर्टेबल नहीं होते उसको समझने के लिए। जी, तो आप अगर आप इस फॉर्मेट को समझने के लिए तैयार मतलब समर्थ नहीं है कोई, मान लो इस फॉर्मेट तो इंग्लिश में ही है, अगर आप इस फॉर्मेट को समझने के लिए तैयार समर्थ नहीं है कोई, तो इसको सिंपली आप पेपर पर भी लिख सकते हैं जी। कागज पर आप जिस तरह से एक निवेदन लिखते हैं उसी हिसाब से निवेदन के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें लिख सकते हैं कि RTI एक्ट जो है 2005 के अंतर्गत हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं जी। हमने इस तारीख को ये शिकायत आपको दर्ज कराई थी और ये नंबर है और इस ऑफिस में हमने दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कोई निवारण या प्रत्युत्तर हमें मिला नहीं है, तो इसके संबंध में हम अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी शिकायत के संबंध में आपने आपकी दफ्तर की ओर से क्या कार्यवाही की गई जी, तो उसका हमारा ये निवेदन है कि आप हमें उसका उत्तर दें। ऐसा लिखकर फिर आपने जो उसकी फीस है चेक से, पोस्टल ऑर्डर से या के नकद देकर आप उसका चालान नंबर डाल के आप उसको दे सकते हैं जी। तो सर साहब ये आपने यहाँ समय सीमा की बात की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें इसका जवाब देना ही पड़ता है, तो पहली बात तो ये कि क्या 1 महीने में जवाब आता है, और अगर आता है तो वो कहाँ पर उसका जवाब आएगा, वो कहाँ देख सकता है, उसको पोस्टल एड्रेस पर आएगा या वो उसे ऑनलाइन देख सकता है? यदि आपने ईमेल आईडी दी है जी तो ईमेल आईडी पर मिल जाएगा आपको रिप्लाई। यदि आपने रेसिडेंशियल एड्रेस दिया है, अपना निजी आवास का पता दिया है तो आवास के पते पर मिल जाएगा बाय पोस्ट। और कुछ तो ऑनलाइन जो पोर्टल बने हुए हैं तो उसमें उसके हिसाब से मिल जाते हैं जी। अगर कोई मान लो कि कोई RTI एक्टिविस्ट है और खतरे भरी बात है उसके लिए और वो अपना निजी एड्रेस देना नहीं चाहता है तो वो ईमेल आईडी दे सकता है, उसके लिए फोर्सफुली कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव से आपको ये नहीं कह सकता है कि आप अपना घर का ही पता दो जी, क्योंकि आप हैंड टू हैंड जब दे रहे हैं इनको तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं और ईमेल आईडी पर आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा। सर अभी आपने यहाँ पर एक खतरे की बात कही कि हाँ, अगर उसे किस तरह का खतरा है तो अगर उसे लगता है तो क्या उसे कोई सुरक्षा मिलती है या फिर उसकी वो शिकायत कहाँ कर सकता है, वो अपनी सुरक्षा को किस तरह से निश्चित करके चले? हाँ, सुरक्षा के मामले में ऐसा है कि ये अधिकतर ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती है, सामान्य तौर पर तो कोई ऐसा खतरा है ही नहीं, लेकिन अगर मानो कि बदमाशों के खिलाफ RTI कंप्लेंट की है और उनके खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं हो रही है ठीक है,
तो फिर उसके लिए अगर वो करता है और अगर उसको ऐसा लगता है कि बदमाशों से मुझे डर है, खतरा है, मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस उसको नहीं देना चाहता हो, तो वो बात अलग है। और इसके बावजूद भी अगर मान लो उसको कोई खतरा जैसा लगता है तो वो स्थानिक पुलिस से या तो एसपी को मिल सकते हैं वो। जी, तो सर हेल्पलाइन नंबर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक बार बता दें, जो भी हेल्पलाइन नंबर है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो कहाँ पर, कई बार होता है कि बंदा कुछ इस तरह के हर एक स्टेट के हेल्पलाइन नंबर अलग अलग हैं, चंडीगढ़ के भी अलग बने हुए हैं, तो सबके अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं, अलग स्टेट के भी होते हैं, वो ऑनलाइन मिल जाता है आपको नेट पर से। जी। तो सर जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी पब्लिक को मैसेज दें कि आप क्या देना चाहेंगे कि अगर उनके साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो किस तरह से उससे डील करें, या जो एक धारणाएं फैली हुई हैं, मिथ फैले हुए हैं, उससे किस तरह से बचें। हाँ जी, तो भारत की जनता, सबसे पहले मैं नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि भारत की जनता ऐसा कभी भी ना सोचे कि शिकायत देने से कुछ भी नहीं होता है। शिकायत देने से बहुत कुछ होता है, लेकिन शिकायत देने का एक तौर तरीका जो है वह वैज्ञानिक ढंग का होना चाहिए। जी। जिस तरीके से हमने बात बताई थी कि रिसीविंग ले या तो छपी छपाई पुस्तिका पर ही आप शिकायत दर्ज करें। जी। और यदि आपको कार्यवाही शिकायत का उचित परिणाम हासिल नहीं होता है तो आप उसका आरटीआई भी लगाएं, डरे ना उसके लिए। और थोड़ा समय का योगदान अगर आपको देना पड़ता है तो आप समय जरूर चुकाए, समय का दान जरूर दे आप, क्योंकि एक राष्ट्र की सेवा है, हम एक सरकार की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी तंत्र में क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, गैर रीतियों का आचरण हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपको लड़ना एक आपकी एक नैतिक फर्ज है। और एक नैतिक कर्तव्य समझकर आपको इसके सामने इसके साथ सक्रिय रहना चाहिए। और सरकार को हमें अल्टीमेटली हमें सहयोग करना है, क्योंकि मानो कि एक छोटी ऑफिस के अंदर एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही, गैररीति का आचरण करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसके लिए कोई नेता जिम्मेवार नहीं है जी। क्योंकि एक सीएम वहां देखने नहीं जाते हैं। बिल्कुल। सीएम एक है और ऑफिसेस कितनी सारी बनी हुई है जी। यानी अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी है। तो यहाँ पर नीलम जावेरी जी आए और यहाँ पर इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अगर ये चीज़ हुई है तो कोई बात नहीं, हमारी ये छोटी सी गलती आगे हमारी पीढ़ी के लिए या और लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो जितना सर ने हमें बताया है तो उतना ज़रूरी है कि हम इसके लिए जागरूक हों, और कोई भी अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम उचित जो है कदम उठाएं। तो आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज की इस पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।